नमस्कार मित्रों, हमारी इस पावन पृथ्वी पर अनेक देश हैं। इतिहास की गहराइयों में जाकर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि भारत सदियों से विश्व में मानव जाति के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा है। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने भी वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना का संपूर्ण विश्व में संचार किया। हजारों वर्ष तक भारत जगत गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता रहा, परंतु हमारे देश पर पिछले 1500 वर्षों में हुए बर्बर आक्रमणों, कुछ अपने सामाजिक दोषों तथा इस्लामी मजहबी आक्रमण की लूट और अंग्रेजों के 200 वर्ष के शासन में आर्थिक दृष्टि से भारत का इतना शोषण हुआ कि सोने की चिड़िया कंगाल हो गई। यहाँ के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और बिजनेस को नष्ट किया गया, इसलिए आज की दुनिया के देशों में भारत का स्थान काफ़ी पीछे हो गया है। मित्रों, अगर हमें भारत के जगत गुरु वाले सपने को साकार करना है तो हमें आवश्यकता है कि हमारे देश के कला, कौशल, व्यापार, कृषि और ज्ञान सभी क्षेत्रों में पुनः प्रगति हो। सर्वप्रज्ञा चैनल का यही उद्देश्य है कि हम अपनी भारत भूमि के सच्चे इतिहास, कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में एक ठोस और प्रामाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। मित्रों, इसी कड़ी में आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे भारत के स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर ज्ञान के बारे में। बड़े से बड़ा निर्माण कार्य हमारे पूर्वज आखिर किस ज्ञान के आधार पर कर लेते थे, जो आज के आधुनिक समय से भी कहीं ज़्यादा उन्नत था। हमारे यहाँ आर्किटेक्चर की नॉलेज काफ़ी व्यापक और समृद्ध रही है। इसमें नगरों की रचना करना, घर बनाना, मंदिर बनाना, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि सब कुछ आता था। नगरों में सड़कें, जल निवासी की व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा हेतु स्नान और शौचघर, भवनों के आकार, उनके प्रकार, उनकी दिशा, भूमि के प्रकार और निर्माण में काम आने वाली चीज़ों और उनकी प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया गया है। और यह सब पूरी तरीके से नेचुरल हो, यह भी देखा गया है। पानी की व्यवस्था के लिए बांध, कुएं, बावड़ी, नहरों का निर्माण भी हमारे आर्किटेक्चर का एक पार्ट रहा है। पहले किसी भी निर्माण कार्य के लिए मिट्टी, ईंटें, चूना पत्थर, लकड़ी, धातु और रत्नों का यूज होता था। इनका यूज करने से पहले हर चीज़ों का ठीक से परीक्षण किया जाता था और ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक होते थे। इसकी कल्पना हमें महर्षि भृगु के ग्रंथ भृगु संहिता में कथित एक श्लोक से मिलती है। निर्माण के संदर्भ में भी हमें अनेक प्राचीन ऋषियों के शास्त्र मिलते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वास्तुशास्त्र। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा निर्माण के लिए पहली बात बताते हैं कि पहले भूमि का परीक्षण करके वहां निर्माण करना चाहिए। इस शास्त्र में विश्वकर्मा कहते हैं कि उस भूमि में निर्माण नहीं करना चाहिए जो बहुत पहाड़ी हो या फिर जहां भूमि में बड़ी बड़ी दरारें हों। इसके अलावा ऋषि कश्यप ने भी भवन निर्माण करने के शुरू से अंत तक की सभी अवस्थाओं के बारे में बताया है। रघु संहिता में भी भूमि के प्रकार, उसके रंग, रूप, रस, गंध और स्पर्श के बारे में बताया गया है। इन्हीं ज्ञान के आधार पर भारत में हुए निर्माणों के अवशेष सदियां बीतने के बाद भी अपनी कहानी बताते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में भी हम सभी जानते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले इस सभ्यता का सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ नगर, उसके भवन, सड़कें सब गणित के माप के अनुसार बनाए गए थे। सभी सड़कें भवन निर्माण में एक फिक्स रेशियो था। यहाँ की ईंटों के जोड़ को देखकर लगता है जैसे कोई आधुनिक निर्माण हो। भोजनालय, स्नानघर, रहने के कमरे की व्यवस्था भी पूरे नगर में थी। नगरों में अन्य भवन, बगीचे, सार्वजनिक भवन, धर्मशालाएं और सार्वजनिक स्नानागार भी थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो सभ्यता में बसे नगर की दीवारों पर ऐसा पदार्थ लगा मिला है जिस पर पानी का असर ना हो। इस नगर को देखकर ध्यान में आता है कि नगरों को बसाने वाले निर्माण शास्त्र बहुत पारंगत थे। इसके अलावा पुरातत्व विभाग ने जब गुजरात के द्वारिका को खोजा और वहां जो अवशेष मिले, वे बताते हैं कि द्वारिका भी एक सुव्यवस्थित नगर था। नगरों के चारों ओर दीवार थी। भवन निर्माण जिन पत्थरों से होता था उन पर समुद्र के पानी का असर नहीं होता था। 2 मंजिला भवन, सड़कें, पानी की व्यवस्था भी वहां देखी जाती है। इसी खुदाई में तांबा, पीतल और अन्य धातुएं भी प्राप्त हुई है। निर्माण में काम आने वाले स्तंभ, खिड़कियों के पट, माप और आकार पूरी तरीके से गणित के सूत्रों के आधार पर आधारित थे। आज के सौराष्ट्र में लोथल बंदरगाह बनाया गया था, जहां छोटी छोटी नाव ही नहीं बड़े बड़े जहाज भी रोका करते थे। एक बंदरगाह होने के कारण वहां एक बड़ा शहर भी बसा हुआ था। इसकी रचना भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी ही थी। सड़कें, भवन, बगीचे, सार्वजनिक उपयोग के भवन और शमशान भी बनाए और बाढ़ तूफान रोकने के लिए 13 मीटर की दीवारें भी ईंट मिट्टी से बनी हुई थी। यह बंदरगाह बाद में बने रोमन बंदरगाहों से बहुत ही ज्यादा विकसित था। क्लाउड वेटली ने बनारस घूमने के बाद भारतीय शिल्पकला के बारे में कहा कि आज के बिल्डिंग सुंदरता और ऊंचाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं भारत के भवन निर्माण में शिल्पकारों ने भारत के मौसम, मानसूनी हवाओं और सूर्य की रोशनी का पूरी सूक्ष्मता से ध्यान दिया है।
भारत के परंपरागत वास्तुशिल्प की बात करें तो पाएंगे कि हमारे यहाँ पत्थर की कुर्सी, मोटी दीवारें, हवादार खिड़कियाँ, भीतरी आंगन और टेरेस नुमा छप्पर का निर्माण प्रचलित रहा है। यही नहीं, यहाँ के बुजुर्गों को ध्यान में रखकर भवन निर्माण किया जाता था। वाराणसी विश्व का पहला नियोजित नगर माना गया है। प्राचीन भारत में जल शक्ति अभियांत्रिकी के विद्वान प्रोफेसर भीमचंद्र चटर्जी लिखते हैं कि अयोध्या की राज परंपरा की 4 पीढ़ियां हिमालय से गंगा को लाने के लिए समर्पित रही और महान भगीरथ राजा गंगा को लाने में सफल भी हुए। गंगा का प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर प्रतिबंधित किया गया। महानगर वाराणसी के सामने गंगा को घुमाव दिया गया। यहाँ यह उत्तरमुखी होती है और इसकी 2 शाखाएं होती हैं, वरुण और असी। इनका जल पोषण गंगा ने किया। यह गंगा से निकाली गई ऐसी 2 शाखाएं हैं जो बाढ़ में या जलागम बढ़ने पर अतिरिक्त जल को दूर प्रवाहित करती है। बाढ़ रोकने का ऐसा अप्रतिम उदाहरण दूसरी जगह नहीं मिलता। स्थापत्य ज्ञान में नगर नियोजन की आवश्यक बातें बताई गई हैं, जैसे कि जलापूर्ति, जहां पर पीने का पानी शुद्ध करने की व्यवस्था रहती है। मंडप, जहां पर यात्रियों के लिए विश्रामालय, धर्मशालाएं और अतिथि गृह बने होते थे। हाट, जहां उपभोक्ता सामग्री का क्रय विक्रय होता था। बगीचा या उद्यान, जहां बाग बगीचे और शिक्षा संस्थानों के लिए जगह बनाई जाती थी। इसके अलावा भी आवासीय व्यवस्था एवं कल कारखाने, अंत्येष्टि स्थल, अस्थि विसर्जन की व्यवस्था, अस्पताल, देवी देवताओं के स्थल और सार्वजनिक समारोह के लिए भी भवन बनाए जाते थे। प्राचीन भारत में नगर नियोजन में कांजीवरम भी एक अनुपम उदाहरण है। विश्व के आर्किटेक्ट कांजीवरम का नियोजन देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। प्राचीन भारत में दक्षिण के नगर नियोजन के विशिष्ट वैभव के विषय में डॉक्टर सीपी वेंकटरमन अय्यर ने 1916 में लिखा था कि प्राचीन नगर कांचीवरम परंपरागत श्रेष्ठ नगर नियोजन का एक अद्भुत नमूना है। प्रोफेसर गैडेड ने इसे नगर नियोजन में भारत के चिंतन और नागरिक सोच का उत्कर्ष कहा है और उसकी खूब सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि मानव की कल्पना तथा व्यवहार में मूर्त रूप होती है, यहाँ तक कि दुनिया के समृद्धतम नगरों में भी यह दुर्लभ है। पश्चिमी देशों के नगर नियोजन के मामले में भी अभाव और गिरावट है। झुग्गी झोपड़ियों की बसावट है। इनके मुकाबले भारत के वास्तु वैभव, शिल्प की श्रेष्ठता और नगर नियोजन की समृद्धि का प्रमाण है। भारत में तो 4500 से लेकर 5000 साल पहले तक भी जल संचय की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें बड़े बड़े तालाब, नहरें और नदियों के मार्ग को परिवर्तित कर पानी लाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में तिब्बत के भाग को स्वर्ग कहा जाता था। पुराणों में भी वर्णित है कि गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी। राजा भगीरथ उसकी धारा को स्वर्ग की ओर से मोड़कर देश में लेकर आए थे। मित्रों, अपने अगले अंक में हम भारत के इस महान स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर ज्ञान के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण और पत्थरों पर की जाने वाली नक्काशियों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रज्ञा चैनल की ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने मित्रों, परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल सर्वप्रज्ञा को सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।